बचेगा क्यों? जब बचाने के बारे में आप सोच ही नहीं रहे, दर्द का कारण नहीं पता लगेगा, दर्द के कारण को समझेंगे नहीं, और उस कि दुनिया में ये जाति और धर्म आई कहां से? क्योंकि सारी बीमारी की जड़ तो धर्म है। इससे पहले धर्म तो नहीं था, लेकिन इंसान था। इस धर्म की जरूरत क्या है? कभी इस पर जरूर सोचो, लेकिन मैं उस पर थोड़ा कम बोलूंगा। मैं बीमारी की जड़ और वो जातियों में ऐसा बांटा, ये उनकी काबिलियत है। वैसे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका में जातियां नहीं है। आपके बच्चे के जन्म से होके लेके मरने तक की सारी व्यवस्थाओं को कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। सबसे पहले मैं सबसे तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन सारे हमारे नेतागण और दिल्ली के आसपास से आए हुए सभी समाज के साथियों, सभी को विनम्र नमोबुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। तो औपचारिकता में पढ़ने की बजाय, सबका नाम लेने की बजाय प्राचार्य जी की तरह मैं सीधे मुद्दों पे आता हूँ। हमारी समस्या जो आज सब्जेक्ट भी है, संविधान आरक्षण बचाओ संगोष्ठी। तो आरक्षण बचेगा क्यों? जब बचाने के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आप लोग सब लोग कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है, और जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो वो बिना जांच के दर्द के लिए कोई दवाई दे रहे हैं। अब दर्द का कारण नहीं पता लगेगा, दर्द के कारण को समझेंगे नहीं, और उसके कारण पे इलाज नहीं करेंगे तो दर्द तो खत्म होगा नहीं। दर्द केवल हो नहीं रहा है, बल्कि दर्द बढ़ भी रहा है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि दुनिया में ये जाति और धर्म आई कहां से? क्योंकि सारी बीमारी की जड़ तो धर्म है। कुदरत ने तो इंसान पैदा किया ना, ये जाति और धर्म कहां से आई? क्या कभी आप लोग इस पे सोचते हैं? दुनिया को लगभग 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। इससे पहले धर्म तो नहीं था, लेकिन इंसान था। इस धर्म की जरूरत क्या है? कभी इस पर जरूर सोचो, लेकिन मैं उस पर थोड़ा कम बोलूंगा। मैं बीमारी की जड़ पे ही बात करूंगा। जब लगभग 3500 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्यंस भारत में आए, और उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े भोले भाले आपस में मिलजुल के रहते हैं, उन्होंने षड्यंत्र से हमारे लोगों के ऊपर हमला करके हमारा सब कुछ छीनकर हमारे लोगों को पहले तो गुलाम बनाया। फिर उन्होंने सोचा यार ये संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस दिन को समझ आ गई ये वापस सब कुछ छीन लेंगे, तो उन्होंने फिर हमें हजारों जातियों में बांट दिया। और वो जातियों में ऐसा बांटा, ये उनकी काबिलियत है। वैसे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, कोरिया में जातियां नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है। ये केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में क्यों है? और इनको किसने बनाया? और इससे फायदा किसको हुआ? जाति बनाने वाले को, या जिन जातियों को बनाया उनको? इस पर थोड़ा सा कभी सोचो। हम लोग सब्जेक्ट की गंभीरता को समझते नहीं हैं, मुद्दे पर जाने के बजाय ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। अभी तो अब ये सोचो ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को तय कौन कर रहा है?
आपके बच्चे के जन्म से होके लेके मरने तक की सारी व्यवस्थाओं को कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। आप लोग का बच्चे का जन्म हो तो भी किसी के पास जा रहे हो पूछने, और जब वो मर रहा है तब भी किसी और से संस्कार करवा रहे हो, और वो संस्कार हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। हम उस जगह चंदा चढ़ा रहे हैं जिस चंदे से तलवारें खरीद के हमारे बच्चों की हत्या की जाती है। बचना किससे है? रास्ता किससे पूछ रहे हैं? रास्ता तो हमारे अपने पास है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रास्ता बता के गए, हम उस पर नहीं चले। मानव कांसीराम साहब ने रास्ता बताया, हम उस पर नहीं चले। देखो उनकी सफलता क्या है? ये उनकी सफलता है कि हम लिख रहे हैं दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, ये उनकी सफलता है। यानी हम भी उन्हीं को उसी व्यवस्था को जिताए रखना चाहते हैं। जाति की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ और हम जाति को ही ग्रेट बता रहे हैं। जाति को पकड़ के बैठे, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर की विच कैन ओपन या अनलॉक ईच एंड एवरी लॉक। लेकिन जो पीछे जो कहा बात का हमने सुना ही नहीं। यानी हिंदी में बता दूं, उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति है ये मास्टर की है, ये सभी तरह के ताले खोल सकती है, सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकती है। हमने इतना सुनकर राजनीति के चक्कर में पड़ गए। पर जो उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि जिस समाज की जड़ें मजबूत होती हैं, जो समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। उस वाली बात को हमने सुना ही नहीं और हम राजनीति की चाबी के पीछे पड़ गए। वो बात हम तो सुन नहीं पाए, लेकिन वो बात आरएसएस ने सुन ली, उनके लोगों ने भी सुन ली। और उन्होंने वो जो चाबी इतनी भारी भरकम है कि उस चाबी को किधर घुमाना है, कौन सा ताला खोलना है, वो इतनी भारी भरकम है। उसके लिए एक मजबूत ग्रिप चाहिए, मजबूत ग्रिप जिसे कहते हैं समाज। तो हमने वो ग्रिप मजबूत नहीं बनाई, उन्होंने वो ग्रिप मजबूत बनाई, जिसको आज आप आरएसएस के रूप में जानते हैं। क्या बीजेपी या उसके नेताओं में किसी की हिम्मत है जो आरएसएस की बात को टाल दे? क्या हमारे समाज और हमारे सामाजिक संगठनों में इतनी ताकत है कि हमारे संगठनों की बात को कोई मान ले? यही फर्क है बस। जो हमारे महमूद प्राचा मेरे दोस्त अभी बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो उन्होंने रास्ता बताया, मैं भी उसी रास्ते में ऐड कर रहा हूं कि रास्ता हमारे पास है, हम ढूंढ कहां रहे हैं, और पता लग जाए तो उस पर चल कहां रहे हैं। अगर आप इस बात से, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जाति सारी समस्याओं की जड़ है? जाति की वजह से हमारा शोषण हो रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत है फिर जाति को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? जब तक जाति रहेगी तब तक शोषण रहेगा। जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, और जब तक जाति रहेगी तब तक ये आरक्षण को भी बनाए रखना चाहेंगे। गहरी बात है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। आरक्षण अब केवल नाम रह गया, आरक्षण में बचा कुछ नहीं है। पूछो कैसे? और ये सब क्यों किया इन्होंने? ये सब क्यों किया, इसकी जड़ में जाके समझने की जरूरत है। ये लोग इस बात पे चिंतन मनन करते हैं। ये चिंतन मनन इन्होंने अब से 40 साल पहले किया कि जो लोग हजारों साल से उनके गुलाम थे, बेजुबान थे, जिनके अंदर बोलने की ताकत नहीं थी, जो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, पिटते रहते थे और 16-16, 17-17 घंटे काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे। इन लोगों के पास बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये काम के बदले में पैसे मांगते हैं, 8 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाए तो ओवर टाइम मांगते हैं। अरे ये बेजुबान समाज आज बोलने लगा है, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। बड़ी हिम्मत हो गई। कोई नेता उनका कहता है पैर की जूती सर पर रख ली इसलिए हो रहा है। तो आप इसको समझो। उन्होंने इस बात को समझ लिया पर हमने नहीं समझा।
उन्होंने 40 साल पहले उनके थिंक टैंक ने इस बात को सोच के, और उनको ये भी पता लग गया कि भाई हमारी तो जनसंख्या है जनरल कैटेगरी की, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट अपने आप को बोलते हैं, क्लेम करते हैं, ब्राह्मण की जनसंख्या 5.52%, क्षत्रिय की जनसंख्या 3.90%, वैसे की जनसंख्या 1.30%। पिछली जनगणना के आंकड़े बता रहा हूँ, ये के नहीं है। इसको सारे को जोड़ ले, सारा 11.5% से भी कम है। और उन्हें इस बात का पता है कि हम 11.5% से भी कम है। उन्हें यह भी पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा हथियार इनको दे गए, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, कि भैया इस वोट से तो हम कभी हुक्मरान बनेंगे नहीं, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या तो मुस्लिम की है, उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या एससी की है, एसटी की है। तो प्रजातंत्र के अंदर भारत के संविधान के रहते हम तो शासक बनेंगे नहीं अगर ये जागरूक हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि इनके पास जो बोलने की ताकत आई है, ये पढ़ने लिखने से आई है। इनके पास जो बोलने की ताकत आई है, ये सरकारी नौकरियों की वजह से आई है। क्योंकि हजारों साल इसलिए नहीं बोल पाए, ये इतनी लंबी गुलामी पूरे दुनिया में किसी की नहीं रही। लगभग 3,500 साल तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे। तो उसका लंबी गुलामी क्यों रही? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ये ना चाहा हो कि हमारे बच्चे आजाद पैदा हो, वो भी पढ़े लिखे, वो भी व्यापार करें। लेकिन ये धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, मैं उनकी भाषा में अगर कहूं, अछूतों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, किसकी हिम्मत नहीं है, वरना अब तक कितने केस डल जाते हैं। और केस से डर भी नहीं लगता, क्योंकि डर गए तो समझो सब खत्म हो जाएगा। मंत्री पद आएंगे जाएंगे आते रहते, पहले आज मैं हूं, पहले कोई और था, कल को कोई और होगा। परमानेंट तो किसी के साथ नहीं रहता। तो क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? क्या अपने समाज के अधिकारी के लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए? बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी ये डरने का समय नहीं है। डर गए तो आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। समाज का भविष्य अंधकार में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चिंतन कर लिया और समझ लिया कि समाज में जो बोलने की ताकत आई है, ये पढ़ने लिखने की और नौकरी की वजह से आई है। और ये लंबी गुलामी इसलिए चली क्योंकि हजारों साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर, आज बाबा साहब का संविधान है, पहले जो देश चलता था मनुस्मृति से चलता था। मनुस्मृति खरीद कर पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना और दान देना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा, दान लेना, दान देना, यज्ञ करवाना। वैश्य का काम खेती करना, व्यापार करना, दान लेना, दान देना। शूद्र के लिए कोई अधिकार उसमें लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा शूद्रों का काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। केवल इस, चूंकि ये धर्मशास्त्रों में लिख दिया, इसलिए हजारों साल तक हमारे लोग ज्ञान से वंचित रहे, हजारों साल तक हमारे लोग व्यापार से वंचित रहे। और इसके ऊपर बड़ा सटीक गुलामगिरी में आपने देखा होगा, ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम सब लोग गुलाम हो गए। और ये सारा जो कुछ नुकसान हुआ है, केवल हमें ज्ञान ना मिलने की वजह से हुआ है। तो धार्मिक बंदिश से जो ज्ञान अर्जित करने पर बंदिश थी, व्यापार पर बंदिश थी, इस वजह से हमारी ये गुलामी लगभग 3,500 साल चली है। लेकिन भलाओ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के बलिदान से, संघर्ष से, तपस्या से, अपने ज्ञान से, बुद्धि विवेक से हमारे लोगों को हजारों साल की गुलामी से आज़ादी दिला दी।
तो उन्हें ये समझ में आ गया, ये जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया और पढ़ने का मौका दिया, तो ये लोग जो हजारों साल हमारे गुलाम रहे, बेजुबान, जो कभी बोलते नहीं थे, ये पढ़ लिख कर नौकरी में आए और नौकरी से इनके घरों में कुछ पैसा आया और पढ़ने से बुद्धि आई, इसलिए अब ये लोग अपने हक की बात करने लगे, बोलने लगे। तो उन्होंने सोचा फिर इनका बोलना बंद कैसे करें, इनको फिर से गुलाम कैसे बनाएं। तो वहीं पे उन्होंने प्लान कर लिया कि एक ही तरीका, इनसे शिक्षा को छीन लो और दूसरा इनसे नौकरी छीन लो। तो उन्होंने क्या किया, बड़े व्यवस्थित तरीके से शिक्षा को हमसे छीन लिया और इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से, इतनी चतुराई से छीना कि हमें यह पता भी नहीं चला कि हमसे शिक्षा छीन गई। अब वो कोई हो सकता है, कह सकता है जी शिक्षा तो नहीं छीन ली, कोई भी पढ़ ले, कह सकता है ना। पर सच्चाई ये है कि पहले तो इन्होंने ये देख लिया कि आज आप भी सर्वे कर सकते हैं, देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जितने सीनियर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब सरकारी स्कूल से पढ़े। तो उन्होंने देख लिया कि सरकारी स्कूल में काबिलियत है और सरकारी स्कूल में भी इन्हें जाने से तो रोक नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका, सरकारी स्कूलों को कमजोर करो और प्राइवेट स्कूल खोल दो। 40 साल पहले इस षड्यंत्र पे काम करना शुरू हुआ और आज उसका असर यह है कि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बेहद कमजोर स्थिति में, जहां 50 टीचर चाहिए वहां 15 टीचर हैं, पढ़ने का माहौल नहीं है। इस हालात में उन्होंने सरकारी शिक्षा को ले जा दिया और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। जिसके पास पैसा है, आप खुद ही बता दो, जितने लोग बैठे हैं, जो भी सक्षम है, अपने उनके सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। तो जो भी सक्षम है वो ये चाह रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, केवल पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो जिसके पास पैसा वो प्राइवेट को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को देश की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब हो पाए। और सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। इतने कम समय में इन्होंने मुकाबले में भी हमें पीछे छोड़ दिया है। वो इस बात को मानते हैं, वो बेशक कहें मेरिट नहीं है इनके पास, लेकिन वो जानते हैं इनके पास मेरिट बहुत ज़्यादा है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लो सिविल सर्विसेज का, 4 बार, 6 में से 4 बार ओबीसी, 2 बार एससी, 2 बार ने टॉप किया है। और वो इस बात को जान रहे हैं, इसलिए लेटरल एंट्री भी लिया है कि यार ये तो काबिल बहुत है, ये तो रिजर्वेशन में आके यहाँ से भी टॉप करने लगे। तो अब लेटरल एंट्री से लाओ, वहाँ कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट हमारे सबसे ज़्यादा थे, वहाँ पर उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया कि अब 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सब आउटसोर्स होगा। और धीरे धीरे बाद में बाकी नौकरी भी, क्लास 1 तक की नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट पे। आज किसी भी राज्य सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितनी वैकेंसी निकलती है ज़्यादातर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे भर ली जाती हैं। रेगुलर वाला जो प्रोसेस है यूपीएससी और एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सारे फेल हो गए। जहाँ फेल हो गए कहूँ या ये कहूँ, फेल कर दिए गए षड्यंत्र के तहत। तो आप ये मान लो हमारे लोग नौकरी की वजह से थोड़े सक्षम हुए थे, और लेकिन आज हमारे लोगों से नौकरी छीन ली है। अब नौकरियां बची नहीं है, आपके लोग नौकरियों में आ नहीं पाएंगे। और एजुकेशन इतनी महंगी, आप प्राइवेट स्कूल में, अगर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में भी अगर जाओ, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, फीस का खर्चा और ट्यूशन का खर्चा, क्योंकि सारे पब्लिक स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, सारे खर्चे को जोड़ लो तो एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हज़ार रुपये चाहिए। 2 बच्चों को सीधा 15 से 20 हज़ार रुपया। हमारे 98% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच है। तो क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे? जिनके बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ हो, वो जरा अपनी फीस निकाल के देखना बच्चे की। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 2-2 लाख रुपए फीस है। क्या हमारे लोग 2 लाख रुपए की फीस, 98% हमारे लोग समाज के, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित है, चाहे 90% पिछड़े वर्ग के हैं, वो 2 लाख रुपए अपने बच्चे की फीस के लिए जमा नहीं कर सकते। ये इस हालात को हमें समझना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकारें उस फीस को खुद नहीं दे सकती, दे सकती हैं, लेकिन समस्या वही है,
इनके बच्चे को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये पढ़ जाएंगे तो फिर ये अपने हक की बात करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। संविधान पे हमला जानबूझ कर, जो सब्जेक्ट है ना संविधान आरक्षण बचाओ, कौन बचाएगा? वो तो खत्म करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया, इसीलिए तो सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा लागू की, क्योंकि उन्हें पता है सारी जो उनका हर चीज पे जो कब्जा है, जब वो कब्जा थोड़ा छिलने लगा, मतलब आप लगाओ एससी का रिजर्वेशन जब तक था तब तक उनको दर्द कम था, क्योंकि तब वो पिछड़े वर्ग का भी हक खा रहे थे। लेकिन जब पिछड़े वर्ग को भी हक देना पड़ गया मंडल कमीशन लागू होने के बाद, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन इंडिया के जजमेंट के बाद, तो उन्हें लगा कि यार 50% भी तो चला जाएगा। अब तक तो हमारा कब्जा पूरे पे था हजारों साल तक, उसमें से 22.5 SC ST को गया, लेकिन वो ले पाए 12-15, तो हम 90% के करीब हम ही ले रहे थे। अब ये OBC भी आ गया, अब इसको भी देना पड़ेगा, दर्द शुरू हो गया। और इस दर्द के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। अब जनरल कैटेगरी ने क्या कभी रिजर्वेशन मांगा था? EWS के नाम पे क्या कभी जनरल कैटेगरी ने कोई रिजर्वेशन मांगा था? नहीं मांगा ना।